हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम लोग आज टैक्सेशन में पिक करने जा रहे हैं दैट इज योर सेक्शन 94 सब सेक्शन 7 एंड दैट इज नोन एज डिविडेंड स्ट्रिपिंग। ओके, ये स्ट्रिपिंग क्या है और क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि ये एक तरीका था टैक्स बचाने का, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से शेयर खरीद लिए, अब उन शेयर्स को खरीदने के बाद जब कंपनी डिविडेंड देगी तो मिस्टर एक्स को मिलेंगे। डिविडेंड का बेनिफिट किसको मिलेगा सर? बट ऑब्वियस है एक्स को मिलेगा, बिकॉज ही बॉट द शेयर्स फ्रॉम मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई को वो डिविडेंड नहीं मिला, मिस्टर एक्स ने जब वो डिविडेंड रिसीव कर लिया उसने फिर वो शेयर्स सेल कर दिए। अब चाहे उसने मिस्टर वाई को किए या किसी को किए, ठीक। अब उस पे उसने दिखाया कि उस पे उसको लॉस हुआ है, जो शेयर उसने खरीदे थे उस पर उसको लॉस हुआ। प्रॉब्लम कहां आ रही है? ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई, इसके पास शेयर्स थे 20,000 रुपए के, इसको बेचे इसने, चलो 2 मिनट के लिए 20,000 में। अब रिलेटिव है क्या है? अब डिविडेंड इसको मिल गया 5,000 रुपए। मीनवाइल जब तक इसने इनको ट्रांसफर किया उसी दौरान इसको डिविडेंड मिल गया, और ये डिविडेंड होता है एग्जेम्प्ट, यानी इस पर एक्स को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। ठीक है सर जी। इसने इन शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया 12,000 में। हो सकता है ये शेयर्स मिस्टर वाई को ही ट्रांसफर किए गए हो, बात की बात है, लेकिन इसने ये शेयर्स ट्रांसफर कर दिए 12,000 में, जबकि कॉस्ट थी इसकी 20,000। अब इसने शो किया दैट वी हैव अ लॉस ऑफ ₹8,000 अगेन। एक तो जो आपने डिविडेंड अर्न किया 5,000, दैट वाज ऑलरेडी एग्जेम्प्ट, नो एनी टैक्सेबिलिटी अराइजेज इन दैट केस। Again, on the transfer of those shares, we earned a loss, short-term capital loss. अब इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करो। कितनी अजीब बात है कि एक बंदा सरकार को मूर्ख बना रहा है, शेयर्स खरीद करके और बेच करके लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड करेगा और डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट हो गया। तो सरकार ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसके लिए एक सेक्शन लाएंगे, और चूंकि डिविडेंड को आप बेस रख करके टैक्स चोरी करने की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सर डिविडेंड तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होता है तो मैं टैक्स चोरी कहाँ कर रहा हूँ। आप टैक्स चोरी नहीं कर रहे, लेकिन टैक्स की प्लानिंग इस तरह से की है कि वो टैक्स चोरी से कम भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा हम एक सेक्शन फ्रेम करेंगे दैट इज नोन एज डिविडेंड स्ट्रिपिंग, सेक्शन 94 सबसेक्शन 7। कहा गया कि हर कंपनी का एक रिकॉर्ड डेट होता है। क्या होता है? रिकॉर्ड डेट होता है। रिकॉर्ड डेट का मतलब ऐसी डेट, अब आपने शेयर मिस्टर एक्स ने वाई को बेचे, कंपनी तुरंत वाई का नाम चढ़ाएगी। वाई ने जेड को बेचे, कंपनी तुरंत वाई का नाम काट करके जेड का चढ़ाएगी। जेड ने पी को बेचा। अब डेली अगर एक आदमी 50 लोगों को ट्रांसफर करता है, हर दूसरे तीसरे दिन शेयर्स का ट्रांसफर हो रहा है, स्टॉक एंड शेयर्स का, तो कंपनी डेली नाम नहीं चढ़ाने वाली। कंपनी एक रिकॉर्ड डेट मेंटेन करती है। ऑन द पर्टिकुलर डेट जो बंदा उस शेयर या सिक्योरिटीज का मालिक होगा एक्चुअली उस दिन, उसका नाम उस रजिस्टर पे चढ़ाया जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रिकॉर्ड डेट। अब कहा गया कि अगर इस रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर, यहां अगर आप कोई सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं या यूनिट्स खरीद रहे हैं,
विद इन 3 months बिफोर द रिकॉर्ड डेट, और सिक्योरिटीज को आपने बेच दिया, सिक्योरिटीज को आपने बेच दिया 3 महीने के अंदर रिकॉर्ड डेट के बाद, और यूनिट्स को आपने बेच दिया 9 महीने के अंदर अगर, तो इस दौरान आपको अगर कोई यूनिट्स इनकम हुई है या डिविडेंड इनकम हुई है और इस ट्रांजैक्शन पर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। अब मेरी बात समझ में आई? जो मैंने ऊपर बोला वो समझ में आ रहा है? जी सर। ये रिकॉर्ड डेट है, इस रिकॉर्ड डेट के जस्ट 3 महीने के अंदर आपने कोई सिक्योरिटीज या यूनिट्स बाय की हैं, और रिकॉर्ड डेट के बाद आपने उन सिक्योरिटीज को 3 महीने के अंदर और यूनिट्स को 9 महीने के अंदर अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 2 चीज़ें हुई। पहला, जब आप मालिक थे तो आपको डिविडेंड या यूनिट्स इनकम मिली होंगी जो कि 100% एग्जेम्प्ट है, और जब आप मालिक नहीं रहे सेल करने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है देन डू नॉट वरी, बी हैप्पी, ऑल द थिंग्स आर ओके एंड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट यू हैव टू फॉलो द थिंग्स। बट if there is any short term capital loss arises on sale of those units or securities, then जितना लॉस इस इनकम के बराबर है, जितना लॉस इस इनकम के बराबर है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जितना लॉस विच इज इक्वल टू द डिविडेंड इनकम और यूनिट इनकम कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एट ऑल। मैं बताता हूँ, 5,000 रुपये यहाँ पर आपको डिविडेंड मिला जो कि 100% एग्जेम्प्ट था, और आपने लॉस अर्न कर लिया, मान लेते हैं 8,000 का, तो कहा गया अब आप 8,000 कैरी फॉरवर्ड के लिए अगर सपना देख रहे हो ना, तो ये लो ठेंगा, 8,000 रुपये आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपका 5,000 तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी केवल 3,000 ही लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दिस कंप्लीट प्रोसीजर इज नोन एज डिविडेंड स्ट्रिपिंग अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन 7। जी सर, कोई एक क्वेश्चन करवा दीजिए, थोड़ा सा छोटा सा मामूली सा, ताकि ये समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जी बेटा, मिस्टर एक्स बाइज 1000 शेयर्स। क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स ने बाय किए हैं 1000 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड एज एट द रेट ऑफ 300 पर शेयर, 300 रुपीज पर शेयर। अच्छा, ऑन 30th June 2015, okay, Y Limited declares a dividend of Y Limited declare dividend as at the rate of 200%, and Mr. X receives rupees 20,000 as dividend, और मिस्टर एक्स को जो डिविडेंड मिला ना उसके अगेंस्ट वो 20,000 रुपये मिला, एंड रिकॉर्ड डेट इज 1 अगस्त 2015। रिकॉर्ड डेट बोल रहा है 1 अगस्त 2015। अच्छा सर जी, मिस्टर एक्स सेल्स द शेयर्स ऑफ रिलायंस, Mr. X sells the shares of Y Limited on 30th September 2015. That's it. This is the question. As at the rate of
270 per share. That's it. Now we have to do the solution of that. First, dividend received by Mr. X is 100% exempt. ओके, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, बट ऑब्वियस है कि जो मिस्टर एक्स को डिविडेंड मिला है वाई लिमिटेड से, वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है. और ये तो मालूम है ना, अंडर सेक्शन 1034 में एग्जेम्पशन मिलता है. सर मालूम है, आप लिखा ना करें छोटी छोटी चीज़ें. चलें, डिविडेंड रिसीव हुआ मिस्टर एक्स को जो कि पूरी तरह एग्जेम्प्ट है. अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सेल कंसीडरेशन कितने में सेल किया गया है? 1000 शेयर्स हैं, 270 के हिसाब से 27,000 में ट्रांसफर किया गया है. हाँ या ना? जी सर. $270,000. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1000 शेयर्स का 300 रुपए के हिसाब से, यानी 3 लाख रुपए में खरीदा गया था. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज हो गया कितना सर? 30,000 रुपए. अब अगर इस ट्रांजैक्शन को देखें तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये ट्रांजैक्शन 94 की कंडीशंस को पूरा करता है या नहीं. मींस जो इसने खरीदे थे शेयर्स, डेट ऑफ एक्विजिशन था 30 जून 2015. अच्छा, डेट, रिकॉर्ड डेट कौन सी है सर? वो शायद अगस्त में थी ना जी, 1 अगस्त 2015. तो पहली कंडीशन ये है कि जब हमने ये शेयर्स और सिक्योरिटीज या यूनिट्स खरीदी थी, क्या रिकॉर्ड डेट के पहले के 3 महीने के अंदर खरीदी थी? यानी अगस्त का मतलब पूरा जुलाई, जून. जून में ही खरीदा है, 1 महीने पहले ही खरीदा है. यस, बॉट within 3 months before the record date. Before the record date. बहुत लंबा हाथ हो गया, कानून का है. ठीक है ना जी सर, ये तो समझ में आ गई बात. डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट क्या है? इसने ट्रांसफर किया है 30 सितंबर 2015. तो फिर प्रॉब्लम आई. यस, ट्रांसफर्स विद इन 3 months. अगर ये यूनिट का केस होता तो मैं यहां 3 की जगह 9 months कंसीडर करता. ठीक है ना. यस, ट्रांसफर्स विद इन 3 months आफ्टर द रिकॉर्ड डेट. अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों चीज़ें पूरी हो गई, ये दोनों चीज़ें पूरी हो गई, तो क्या हमारा सेक्शन 94(7) लगेगा? नहीं. एक कंडीशन और है, वेदर डिविडेंड इज received by transferer. आपका आंसर है यस. अब अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तीनों कंडीशंस को, तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं 94(7) के हिसाब से. तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हैं, ऐसे नहीं कोई भी ट्रांजैक्शन आए तो आपने सीधे सीधे लिख दिया नहीं डिविडेंड को यहाँ अलाउ नहीं करेंगे ना. फर्स्ट वी हैव टू मेट द कंडीशंस. तो ये 3 कंडीशंस देखने के बाद
हमको लगता है जी सर ये 94/7 का केस है, और अगर ये 94/7 का केस है तो हटा रहा हूं, तो अब आप एक काम करिए, बताइए क्या कर सकते हैं। कंक्लूजन, डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट। दूसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस 30,000 लेस डिविडेंड received 20,000, entitlement to carry forward of short term capital gain यानी loss 10,000. This is our result. That's it. 20,000 dividend which has been received during the intervening period cannot be carry forward as a short term capital loss. हम मान लेंगे 20,000 आपका डिविडेंड ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को पूरा कर रहा है। दैट इज द कंप्लीशन ऑफ योर सेक्शन 94 सब सेक्शन 7। नोट कर लें।